नमन है बच्चों। बच्चों आज हम इस लेक्चर में व्याकरण प्रारंभ कर रहे हैं। हमारे पाठ्यक्रम में जो व्याकरण है उसका भाग आज शुरू हो रहा है। इससे पहले देखिए हम अपना टेक्स्ट का जो पोर्शन है वह कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें आज हम जो व्याकरण का टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, जो हमारा विषय है वो क्या है, समास है। आज हम क्या आरंभ करें, समास। समास जो है बेटा, उसमें सबसे पहले हमें यह जानना है कि समास किसे कहते हैं, समास के कितने प्रकार हैं, और इसमें जो है इसके अंदर जो है किन में समास होता है, इस तरह के जो सबसे पहले हमें जानकारी लेनी है बच्चों। अब देखिए समास जो है इसकी क्या परिभाषा है, यहाँ मैं लिख देती हूँ। यहाँ बच्चों क्या है, समसनम समास है। यह बच्चों परिभाषा है। भगवान पाणिनि जी जो है वो क्या कहते हैं, समसनम समास है, अर्थात समास किसे कहते हैं, जो संक्षेपीकरण कर दिया जाए, जिसका संक्षेपीकरण कर दिया जाए उसे क्या कहते हैं, समास। तो बच्चों इसका क्या अर्थ है, संक्षेपीकरण करना, संक्षेप में करना क्या कहलाता है, समास करना समास कहलाता है बेटा। अब इसमें देखिए आप, अब इसे क्या है, हम संक्षेपीकरण करना समास कह रहे हैं, लेकिन कैसे। अब देखिए बहुत से पद होते हैं बच्चों, बहुत से पदों का मिलकर जब एक पद हो जाता है तो उसे समास कहते हैं। वो बहुत जो पद है वो क्या संक्षेप में हमने कर दिया, संक्षेप में करके वह जो पद बन जाता है वो समास होता है। अब जैसे देखिए मैं इस उदाहरण से आपको बताती हूँ। देखिए हम यहाँ उदाहरण ले लेते हैं। जैसे देखिए आप हैं, सभाया पति, जैसे आपने देखा होगा सभाया पति। देखिए अब इसका क्या पद बन रहा है बच्चों, यहाँ पर सभापति। अब इसमें देखिए यह क्या है, संक्षेपीकरण करके जो बन गया है पद, वह क्या है, समस्त पद जो बन गया वह समास कहलाता है। देखिए यह अलग अलग देखिए दो पद हैं, हमने इनको क्या किया, अब संक्षेप में कर दिया है बच्चों। जब संक्षेप में कर देते हैं तो वह क्या कहलाता है, समास। अब यहाँ ये देखिए क्या है, सभाया और पति के पद हैं, तभी इसमें क्या कहा गया, बहुत से पदों का मिलकर, ये दो भी हो सकते हैं बच्चों पद, दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो बहुत से पदों का मिलकर जब क्या है एक पद बन जाता है तो वह क्या है, संक्षेपीकरण कहलाता है। ये क्या, इसका बच्चों क्या अर्थ निकला, देखिए बहुत से पदों का मिलकर एक पद हो जाना, एक पद हो जाना बच्चों क्या कहलाता है, समास। अब देखिए यहाँ एक पद क्या है, ये सभापति, बहुत से पद में क्या आ जाएगा बच्चों, ये क्या है, बहुत से पदों में आ जाएगा। अब यहाँ ये दो हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं। आप ये तो जानते हैं बच्चों, यहाँ देखिए क्या करें, बहुत से पदों का, यहाँ किसका वर्णन है, पदों का। जब पद मिलकर एक पद बनाते हैं ना, एक समस्त पद बना लेते हैं बच्चों, तो वो क्या कहलाता है, समास। अब देखिए विधियां कितनी प्रकार की होती हैं, ये तो आप जानते ही हैं, तीन प्रकार की विधियां होती हैं बच्चों, तीन प्रकार की विधियां कौन कौन से होती हैं। देखिए इसमें बच्चों नंबर एक क्या है, वर्ण विधि। वर्ण विधि से क्या होता है बच्चों, ये आप जानते ही हैं, संधि होती है। दूसरा क्या है, पद विधि। पद विधि से क्या होता है बच्चों, समास जो अब हम पढ़ रहे हैं। और तीसरा क्या है बच्चों, वाक्य विधि। तीसरी विधि होती है वाक्य विधि। वाक्य विधि से बच्चों क्या होता है, कारक। अब वर्ण विधि से संधि, पद विधि से समास। समास में क्या पदों के ही होते हैं बच्चों आपस में, जब उनको संक्षेप में हम करके एक पद बना देते हैं। और वाक्य विधि से क्या होते हैं बच्चों, कारक होते हैं। अब देखिए यहाँ जो कह रहे हैं कि पद होने चाहिए, पद भी कैसे, पद कैसा होना चाहिए, समर्थ पद विधि। ये क्या कह रहे हैं, देखिए समर्थ पद विधि, अर्थात पद जो है वो क्या होने चाहिए, समर्थ होने चाहिए बच्चों, तभी उनका जो है एक पद बनेगा, संक्षेपीकरण होगा, तभी समास बनेगा। यह है समर्थ है पद विधि। यह है जो सूत्र है बच्चों, ये कहाँ से है, ये जो लिया गया है, यह है बच्चों है दो, एक, एक, एक है बच्चों ये, और एक। अर्थात बच्चों क्या है, ये दूसरे अध्याय का पहला पाद और उसका पहला सूत्र है। ये भगवान पाणिनि जी के जो अष्टाध्यायी है बच्चों, वहां से सूत्र लिया हुआ है, वहां से सूत्र है।
अब ये सूत्र क्या कहता है कि पद कैसे होने चाहिए जो समर्थ हो। अब जो पद समर्थ नहीं है बच्चों, उनका समास नहीं होगा। असमर्थ पद से क्या तात्पर्य है? अब जैसे देखिए आपने उदाहरण पढ़ा होगा, राज्य पुरुष है, इसे ले लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ है राज्य पुरुष है, ये आपने उदाहरण भी पढ़ा होगा बच्चों। अब यहाँ क्या है, राज्य पुरुष है, राजा का पुरुष। यदि यहाँ राज्य के स्थान पर हम ये कह दें कि काष्ठ का पुरुष, काष्ठ का पुत्र, काष्ठ का पुरुष या पुत्र, दोनों में से हम कुछ भी कह सकते हैं, तो क्या काष्ठ का पुत्र होता है? नहीं होता, क्योंकि काष्ठ में क्या सामर्थ्य ही नहीं है। काष्ठ जो पद है वह समर्थ ही नहीं है। तो क्या कह रहे हैं, पद कैसा होना चाहिए? समर्थ पद होना चाहिए। यहाँ राज्य जो पद है वो समर्थ है, राज्य पुरुष है, राजा का पुरुष हो सकता है। क्या काष्ठ का अर्थात जो ठूठ है, जो उसका, जो लकड़ी है उसका क्या पुरुष हो सकता है? क्या पुत्र हो सकते हैं? नहीं। इस तरह जो क्या कह रहे हैं यहाँ कि पदों में सामर्थ्य होना चाहिए, क्योंकि काष्ठ क्या सामर्थ्य ही नहीं रखता इतना। तो पद में जब सामर्थ्य होगा तभी उसका समास होगा। इसलिए यहाँ क्या क्या पद विधि से समास होता है, लेकिन पद कैसा होना चाहिए? समर्थ, समर्थ होना चाहिए। तो बच्चों अब देखिए यहाँ, अब आपको जो समास प्रकरण के लिए निम्नलिखित जो निर्देश मैं भी नीचे लिख रही हूँ बच्चों, इसमें इन निर्देशों को आपने सावधानी से पहले स्मरण कर लेना है। देखिए यहाँ इसमें मैं लिख देती हूँ बच्चों, क्या है अब यहाँ समास के लिए आवश्यक जो निर्देश हैं बच्चों, वह उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसमें बच्चों सबसे पहले आता है पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद है और उत्तर पद है। अब बच्चों इसमें देखिए पूर्व पद और उत्तर पद क्या होता है, आपने जैसे देखिए इसमें ऊपर जो हमने उदाहरण किया है, देखिए यह किया है सभाया पति। इसमें देखिए जो किया हुआ है क्या है, ये सभाया पति, यह जो उदाहरण किया हमने, इसका क्या अर्थ है? सभापति। अब यहाँ देखिए जो सभापति जो पद बन गया है, इसमें पूर्व पद क्या है? सभा, उत्तर पद क्या है बच्चों? पति। तो जो सबसे पहले आता है, जो प्रारंभ में आता है, जो पूर्व में होता है वह पूर्व पद, और जिसके बाद आगे जो आता है बच्चों, जो अंतिम दिया होता है वह क्या होता है? उत्तर पद। तो इसमें इस पद में देखिए पूर्व पद कौन सा है? सभा, उत्तर पद कौन सा है? पति। इस तरह से आप देखिए यहाँ राज्य पुरुष का क्या बनता है बच्चों, इसका हम बनाते हैं तो राजपुरुष। अब राजपुरुष में क्या बनता है यहाँ, राज्य क्या है? पूर्व पद। राजपुरुष में क्या आ गया? राज क्या है? पूर्व पद है, और पुरुष क्या है? उसमें उत्तर पद है। अब बच्चों यहाँ देखिए इसमें पद क्या था? सभापति। ये हमने ऊपर उदाहरण किया, इसमें सभा क्या है बच्चों? पूर्व पद है, और उत्तर पद क्या है बच्चों? इसमें पति। यह क्या है? उत्तर पद। और पूर्व पद क्या हो गया इसमें? सभा। जो प्रारंभ में आता है वह पूर्व पद, जो अंत में आता है वह उत्तर पद। अब देखिए ये तो आप जान ही नहीं, क्योंकि आगे आने वाले जो समास हैं उनमें जो हम समास पढ़ेंगे बच्चों, उनके अंदर किसी में पूर्व पद की प्रधानता है, किसी में उत्तर पद की प्रधानता है। तो आपको यह पहले ही पता होना चाहिए, पहले इसकी जानकारी होनी चाहिए कि पूर्व पद किसे कहते हैं बच्चों, उत्तर पद किसे कहते हैं। तो यहाँ क्या पूर्व पद? सभा। उत्तर पद क्या है यहाँ? पति। अब देखिए इसके बाद जो आगे जो निर्देश है वह क्या है, इसमें बच्चों विभक्ति का लोप हो जाता है। अब कैसे लोप होता है विभक्ति का, यह आप जानते ही हैं। देखिए विभक्ति का लोप कैसे है, अब जैसे देखिए हमने उदाहरण किया था सभापति। अब इसका जो विग्रह था वह क्या था बच्चों? सभायाः पति। हमने यह किया है, इसका क्या था बच्चों? सभा में यही लिख देती हूँ इसे, यह क्या था? सभायाः पति। अब देखिए आप इसमें जब यह समस्त पद बन गया तो देखिए यहाँ क्या है, इसमें विभक्ति लगी हुई बच्चों। अब यह विभक्ति जो इसका लोप हो गया, और यहाँ क्या बन गया? ये सभापति समस्त पद बन गया। तो इस तरह से जो है जब ये समस्त पद बनता है तो इसमें क्या विभक्तियों का लोप हो जाता है बच्चों। इसके अंदर समस्त पद जो है वह क्या है? अपने मूल रूप में प्राप्त हो जाता है। अब जैसे देखिए यहाँ विभक्तियों का लोप होने पर क्या हो गया बच्चों? यह क्या बन गया? सभापति। इसी तरह से आप एक और उदाहरण ले लीजिए, इसमें जैसे देखिए आप, यह है राज्य पुरुष है, इसका बच्चों क्या बनता है? राज्य पुरुष। अब देखिए आप यहाँ पर इस समस्त पद में देखिए क्या राज पुरुष है, यह दिया हुआ है, लेकिन यहाँ देखिए इसमें क्या है? राज्ञ पुरुष है। अब यहाँ राज्ञ में कौन सी षष्ठी विभक्ति लगी हुई बच्चों? इस षष्ठी विभक्ति का लोप हो गया। लोप होकर देखिए समस्त पद बना है, जब यहाँ देखिए क्या बन गया? राज पुरुष है।
तो जब ये समस्त पद बनता है, जब समास बनता है, तो इसमें क्या विभक्तियों का लोप हो जाता है। अब इसके बाद बच्चों जो इससे आगे जो आ रहा है, इसमें नंबर 3 पर बच्चों क्या है, इसमें समास और विग्रह, एक तरह से विग्रह होता है बच्चों इसके अंदर, वह 2 प्रकार का होता है, उसके बारे में मैं बताऊंगी। अब इसमें देखिए समास और विग्रह। अब समास आप जानते ही हैं, समास होने पर जो पद बन गया वो क्या है, समस्त पद बन गया है। तो एक तरह से यहाँ समस्त पद और विग्रह का जो है पता होना चाहिए बच्चों आपको समास करने से पहले। अब देखिए समस्त पद क्या है बच्चों, इसी उदाहरण को लेके चलते हैं। यह है क्या, राजपुरुष, इसमें ये समस्त पद है। अब देखिए इसका विग्रह जो है, विग्रह क्या है बच्चों, ये राज्ञ पुरुष, ये है क्या, इसका विग्रह है। इसे क्या कहते हैं बच्चों, विग्रह कहा जाता है ये। देखिए समास होने पर जो पद बन गया वह क्या है, समस्त पद कहलाएगा। तो यहाँ से बच्चों अब देखिए समस्त पद विग्रह, अब समस्त पद क्या है, ये समस्त पद बना हुआ है। विग्रह क्या है बच्चों, ये विग्रह है। अब तो समास के अर्थ को जो बताने वाले जो वाक्य होते हैं उनको क्या कह देते हैं बच्चों, विग्रह भी कह देते हैं, और उसको जो विग्रह वाक्य भी कह देते हैं। दोनों ही तरह से इसको कहा जाता है, विग्रह भी कह सकते हैं बच्चों इसे, या आप इसे जो है क्या कह सकते हैं, विग्रह या विग्रह वाक्य भी बच्चों इसको कह सकते हैं। वाक्य, विग्रह वाक्य भी बच्चों आप किस कह सकते हैं, किसको, विग्रह को। इसके लिए बच्चों क्या है, देखिए वृत्त्यार्थावबोधकम वाक्यम विग्रह, अर्थात क्या है, देखिए यहीं लिख देती हूँ मैं। यह क्या है बच्चों, वृत्त्यर्था अवबोधकम वाक्यम विग्रह। अब बच्चों यहाँ क्या, जो समास के अर्थ को बताने वाला जो वाक्य है, जो वृत्ति के अर्थ को बोध कराने वाला जो वाक्य है, वह क्या कहलाता है बच्चों, विग्रह। जैसे इसका उदाहरण मैं आपको यहाँ बता चुकी हूँ, ये विग्रह है और यह समस्त पद है, इसे समस्त पद कहा गया। अब विग्रह देखिए आप, विग्रह के भी 2 भेद हैं बच्चों, कौन कौन से भेद हैं उसके बारे में आप जानेंगे। विग्रह के बच्चों 2 भेद, कौन कौन से हैं बच्चों, एक है इसमें लौकिक विग्रह, दूसरा बच्चों इसमें है अलौकिक विग्रह। अब आप इसमें देखिए कि लौकिक विग्रह कौन सा होता है और अलौकिक कौन सा होता है। लौकिक विग्रह किसे कहा जाता है बच्चों, जिसका जो है जन साधारण में प्रयोग होता है, जिसका लोक में प्रयोग होता है, उसे लौकिक कह देते हैं। अब लोक में प्रयोग किसका होता है, देखिए अब जैसे देखिए यह उदाहरण जो हमने भी इसमें ऊपर किया था, यह राज्ञ पुरुष है, ये क्या लौकिक विग्रह है बच्चों, इसका लोक में प्रयोग होता है। अलौकिक विग्रह क्या होता है बच्चों, जिसमें, जिसका लोक में प्रयोग नहीं होता, जिसमें विभक्तियां भी दर्शित होती हैं, दिखाई जाती हैं बच्चों, जो व्याकरण के, जिसके अंदर विभक्तियां जो है लगी हुई होती हैं। देखिए मैं यहाँ आपको करके दिखाती हूँ इसे। अब हम देखिए लौकिक विग्रह पहले लिखते हैं, तो लौकिक विग्रह क्या आएगा इसमें, राज्ञ पुरुष है, यह क्या है बच्चों, लौकिक। अब देखिए मैं इसका अलौकिक लिखती हूँ, तो अलौकिक जो विग्रह है वह क्या बनेगा इसका, राजन जमा घास, और साथ में बच्चों क्या बनेगा, पुरुष जमा में सु। अब यह है बच्चों इसमें विग्रह। अब यह देखिए इस तरह से यह जो विग्रह बना है बच्चों, ये कौन सा है, अलौकिक विग्रह। यह विग्रह, इसमें क्या देखिए राजन मूल शब्द आ गया इसमें, और साथ में देखिए षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, पुरुष शब्द आ गया, और पुरुष के साथ ये सु अवजस, सूत्र से सवजस समूह षष्ठी सूत्र से क्या बच्चों इसमें, यह सु इत्यादि जो लगे हैं प्रत्यय, देखिए यहाँ ये इसके कारण क्या, ये विसर्ग होगी, प्रथमा में जो रूप बना इसका। तो ये क्या है, यह जो विग्रह है बच्चों, यह तो अलौकिक विग्रह है, जिसके अंदर देखिए विभक्तियां भी होती हैं। और यह जो है बच्चों, इसमें राज्ञ पुरुष जो है बच्चों, यह कौन सा है, अलौकिक विग्रह का उदाहरण है। तब आप इनमें अंतर जान गए होंगे। अब यदि आपसे देखिए पेपर में पूछ भी लिया जाए, प्रश्न वस्तु में प्रश्न आ सकता है कि राज्ञ पुरुष है, या कोई और ऐसा उदाहरण दिया जाए जिसमें कि लौकिक विग्रह क्या है। यह पद क्या था बच्चों, यहाँ पर राज पुरुष है, इसका हमने यह विग्रह किया है, ये उदाहरण में देख देती हूँ आपको यहाँ, इसका विग्रह किया है। तो अब आप जान गए जिसमें विभक्तियां प्रदर्शित हो, जैसे गंस और सु इसमें लगाया हुआ है, तो ये कौन सा अलौकिक विग्रह हो गया है। और जिसमें यह नहीं होता, जो लोक में बोला जाता है, जो लोक में प्रयोग किया जाता है बच्चों, वह क्या, लौकिक विग्रह है। अब इसके बाद बच्चों इसमें एक और जो ध्यान में रखनी है बात वह क्या है, इसमें जो चौथे नंबर पर आती है बच्चों, वह होता है उपसर्जन। उपसर्जन।
अब देखिए उपसर्जन क्या है बच्चों, समास प्रकरण में जो सूत्र हैं बच्चों, उनमें जो पद प्रथमांत हैं उन्हें उपसर्जन कहते हैं बच्चों। अब देखिए इसके लिए भगवान पाणिनि जी ने कहा भी है, देखिए प्रथमा निर्दिष्टम निर्दिष्टम समास उपसर्जन, समास उपसर्जनम, जिसमें क्या है बच्चों, प्रथमा का निर्देश किया जाए। जो पद के प्रथमांत होते हैं वह क्या कहलाते हैं, उपसर्जनम कहलाते हैं समास में। अब देखिए समास में उपसर्जन का पहले प्रयोग होता है। प्रथम जो पद होता है बच्चों, जिसे हम प्रथम पद कह रहे हैं, वो क्या है, उसका पहले प्रयोग होता है समास में। हमेशा आप इस बात का ध्यान रखिए। इसमें इसके लिए क्या सूत्र दिए हैं आगे देखिए, उपसर्जनम पूर्वम, अर्थात जो उपसर्जन है वह क्या हमेशा पूर्व में ही आता है। उपसर्जन का प्रयोग कहाँ होता है, पूर्व में होता है। आप ये बच्चों आगे जब हम समास करेंगे उसमें आप इसे और जो है अच्छे से समझ पाएंगे बच्चों आगे। अब देखिए इसमें यहाँ कि इतना ही ध्यान रखना है, इसमें प्रथमा जो जिसका प्रथमा से निर्देश किया गया समास के अंदर वो क्या कहलाता है, उपसर्जनम कहलाता है। और उपसर्जन का हमेशा ही पूर्व में अर्थात पहले प्रयोग होता है, अर्थात वह प्रथम पद होता है, वह पूर्व पद होता है, पहले उसका प्रयोग होगा जिसकी उपसर्जन संज्ञा हो चुकी होगी। अब बच्चों इसके बाद हम देखिए अब यहाँ इस समास में अब जो आ रहा है बच्चों, इसमें आगे हम इतना तो जान चुके हैं यहाँ तक कि इसके लिए क्या क्या आवश्यक बातें हमें ध्यान में रखनी है, समास की क्या परिभाषा है, किसे कहते हैं। देखिए यहाँ समास के प्रकार के बारे में हम जानेंगे। इसके बाद समास के प्रकार के बारे में बच्चों बहुत ही विवाद है। समास के प्रकार कि कितने प्रकार के समास होते हैं, यह सब देखिए आप सभी से अलग अलग ही बताते हैं। समासों के प्रकार में विवाद है। कुछ लोग कहते हैं कि 6 प्रकार का होता है, कुछ कहते हैं 5 प्रकार का होता है, कुछ कहते हैं 4 प्रकार का होता है बच्चों ये। अब देखिए भगवान पाणिनि के अनुसार समास कितने प्रकार का, 5 प्रकार का। अब देखिए लोग ऐसा इसमें क्यों मानते हैं कि कोई 6 प्रकार का कह देता है, कोई 5 प्रकार का, कोई 4 प्रकार का। उसका क्या है बच्चों, जो व्याकरण सिद्धांत कौमुदी की जो पुस्तक है उसमें 4 प्रकार के समास बताए हैं। कौन कौन से, अव्ययभाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि और द्वंद्व, 4 समास बताए हैं। इस प्रकार से देखिए समास चक्र नाम की एक लघु पुस्तक है बच्चों, छोटी सी पुस्तक, उसके अंदर जो है षोडश समासा, 6 प्रकार का समास कहा गया। तो इससे भी जो है लोग जो है मानते हैं कि 6 प्रकार का समास होता है, पर ऐसा नहीं है बच्चों। समास मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। समास के कितने प्रकार हैं बच्चों, 5। अब देखिए ये जो 5 प्रकार के जो समास हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के समास होते हैं। अब इसमें देखिए सबसे पहला कौन सा है बच्चों, नंबर 1 पर आता है केवल समास। केवल समास है। इसके बाद है बच्चों अव्ययभाव समास है। इसके बाद बच्चों तीसरा जो समास आता है वह तत्पुरुष है। तत्पुरुष समास हो गया बच्चों। और नंबर 4 पर है बहुव्रीहि समास। और 5 पर आता है बच्चों इसमें द्वंद्व समास। अब देखिए ये 5 प्रकार के समास होते हैं बच्चों। इसमें भी आप देखिए भगवान पाणिनि ने इसमें क्या बताया, देखिए समास जो है, अब आप कहेंगे कि इसमें जो है तत्पुरुष समास भी आ गया, वे भाव भी आ गया, बहुव्रीहि द्वंद्व के यह सब भी आ गया, केवल समास भी आपके लिए शायद नया हो, यह भी आ गया है, लेकिन इसमें कर्मधारय और द्विगु तो नहीं आए। अब आपका यही प्रश्न होगा बच्चों इसमें कि कर्मधारय द्विगु कहाँ है। देखिए बच्चों तत्पुरुष जो समास है उसका ही अवान्तर भेद है क्या, कर्मधारय। मैं इसे देखिए यही आप इसको लिख देती हूँ, इसमें तत्पुरुष समास के अंदर ही आते हैं बच्चों। कौन कौन से आते हैं बच्चों इसमें तत्पुरुष समास में, आप देखिए जो उसका अवान्तर भेद आता है वो उसे कर्मधारय कहते हैं। किसको, समान अधिकरण जो तत्पुरुष होता है बच्चों उसे कहते हैं, जिसे हम प्रथमा तत्पुरुष भी कहते हैं। तो जो ये अवान्तर भेद है तत्पुरुष का, अवान्तर भेद है कौन कौन से हैं, इसमें बच्चों क्या आता है, कर्मधारय। कर्मधारय को क्या कहा जाता है बच्चों, इसको समानाधिकरण भी, समानाधिकरण। और आप इसे यूं कह सकते हैं कि जो प्रथमा तत्पुरुष होता है बच्चों, प्रथमा तत्पुरुष
तत्पुरुष। उसे है जो बच्चों कर्मधारय कहा जाता है, इसे ही लोग कर्मधारय कहते हैं। जैसे कि तत्पुरुषा समान अधिकरण कर्मधारय, ऐसा सूत्र भी है बच्चों। अब देखिए अगर इसमें कर्मधारय में ही, अब कर्मधारय में ही अगर पहला पद जो है वो संख्यावाची हो तो वह क्या हो जाएगा, द्विगु हो जाता है बच्चों में। वह क्या हो जाता है, द्विगु हो जाता है। यदि पहला पद इसमें क्या हो, संख्यावाची हो, तो कर्मधारय का ही पहला पद संख्यावाची तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाता है बच्चों फिर द्विगु समास। अब यह तो आप इतना तो जान ही गए बच्चों, इसके अवान्तर भेद है। अब देखिए इसमें अब हम जो है बच्चों इसमें करते हैं केवल समास किसे कहते हैं, अव्ययभाव समास किसे कहते हैं बच्चों। अब आपने शायद ये नाम जो है केवल समास क्या होता है, आपका प्रश्न होगा कि कौन सा समास है ये। अब आप देखिए जो पाणिनि जो है, भगवान पाणिनि जी ने क्या किया है, जो उनके अष्टोध्यायी है बच्चों, वहां देखिए 2-1-5 से 2-1-22 तक देखिए जो सूत्र है वो अविभाव के हैं। उनसे भी पहले मैं आपको बता देती हूँ कि समास करने वाले कितने सूत्र हैं। देखिए अब जो समास करने वाले सूत्र हैं बच्चों वो कहाँ से प्रारंभ हो रहे हैं, देखिए 2, 1 और 3 से लेकर के बच्चों कहाँ तक है, यह है बच्चों 2, 2 और 38 तक। जितने भी सूत्र है इसके अंदर बच्चों, जैसे अब देखिए 2-1-3 पर कौन सा सूत्र आता है, 2-1-3 पर आ रहा है प्राक कडारा समासा, ये सूत्र आता है, यहाँ से समास शुरू हो जाता है बच्चों। और देखिए 2-2-38 पर जो है कडारा कर्मधारय, यहाँ तक जो है ये जो अंतिम सूत्र है समास का, यहाँ तक समास है। अब इसके अंदर जितने भी सूत्र हैं वो सभी क्या है बच्चों, सभी सूत्र जो हैं वो समास करने वाले हैं। सभी सूत्र क्या है, समास करने वाले हैं। जितने भी सूत्र आएंगे इसमें मैं समास करने वाले। दो से क्या तात्पर्य, देखिए द्वितीय जो दूसरा जो इसमें क्या है बच्चों, ये अध्याय है, एक पाद है और तीसरा क्या इसका सूत्र। तो दूसरे अध्याय का पहला पाद और उसका तीसरे सूत्र से लेकर के दूसरे अध्याय के दूसरे पाद के 38वें सूत्र तक जितने भी सूत्र आए बच्चों, सारे सूत्र क्या करते हैं, समास करते हैं। अब इनमें से आप देखिए यहाँ 2-1-5 से लेकर के कितने 2-1-22 तक के जो सूत्र हैं वो क्या है बच्चों, इसमें अव्ययभाव सूत्र कहलाएंगे। अब इसके बाद आगे देखिए, यह इसके बाद जो आगे जाते हैं बच्चों वह क्या कहलाएंगे, अब ये तो हो गए अव्ययभाव के। इसके बाद बच्चे जो आगे आते हैं जो 2-2-22 तक है, वहां क्या है बच्चों, आगे 2-2-22 तक क्या है बच्चों, इसमें ये तत्पुरुष के हैं, यह बच्चों अव्ययभाव के हैं, ये तत्पुरुष के हैं। इसी प्रकार से जो आगे आते हैं बच्चों, देखिए अब इसके बाद जो आएंगे 2-2-22 तक ये तत्पुरुष हो गया। अब आगे जो है इसमें 2-2-28 तक जितने भी जो भी सूत्र आ रहे हैं वह क्या है बच्चों, बहुव्रीहि करने वाले हैं। और उसके बाद देखिए बच्चों आप ये क्या हो जाता है शुरू, 2-2-29 से आगे शुरू हो जाएगा कौन सा, 2-2-29 से बच्चों इसमें जो शुरू होता है वह क्या है, द्वंद्व। आपने देखा होगा चौथे द्वंद्व सूत्र है, यहाँ से क्या है बच्चों, द्वंद्व समास आरंभ हो जाता है। जैसे शिशु बहुव्रीहि से क्या है, बहुव्रीहि समास हो जाता है बच्चों शुरू में। तो ये जो है बच्चों क्या है, पाणिनि जी ने जो बच्चों जो इसमें ये सूत्र जो दिए वो सभी क्या करते हैं, समास करते हैं। तो बच्चों देखिए इन सूत्रों में अब आप ये जानिए कि यहाँ हमारे जो पाठ्यक्रम में है बच्चों वह अव्ययभाव, एक तो समास है और एक है तत्पुरुष बच्चों, ये दो ही है। अब इनमें आप देखिए कि लेकिन हम जानकारी बच्चों इन सबकी एक बार तो इसमें देखेंगे कि कौन कौन से समास कैसे होते हैं। भले ही हमारे पाठ्यक्रम में इस सेमेस्टर में बच्चे थर्ड सेम में अव्ययभाव समास है बच्चों, तत्पुरुष समास और इसके अंदर जो है कर्मधारय और द्विगु, ये हमारे पाठ्यक्रम में है, लेकिन इनके बारे में हमें जानना आवश्यक ही है। देखिए अब यहाँ जो केवल जो समास है बच्चों वह क्या होता है, जिसमें क्या है वो विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त है, अर्थात वो क्या सभी संज्ञाओं से क्या मुक्त है, जिस समास की कोई भी संज्ञा नहीं होती इनके। तो देखिए अब देखिए यहाँ जो सूत्र आ रहे हैं कुछ सूत्र क्या करेंगे, अव्ययभाव समास, वह ऐसी संज्ञा करेंगे जहां अव्ययभाव समास होगा, कुछ क्या है तत्पुरुष करेंगे, कुछ बहुव्रीहि करेंगे, कुछ द्वंद्व करेंगे। लेकिन अब इनके अतिरिक्त भी जो अन्य जो समर्थ पद हैं जिनकी इनमें यदि कि यहाँ कोई भी संज्ञा नहीं हुई, अर्थात वो इन चारों में से किसी भी समास के अंतर्गत नहीं आए हैं, जिनकी कोई विशेष संज्ञा नहीं हुई है, अर्थात अव्ययभाव तत्पुरुष बहुव्रीहि द्वंद्व में से कोई भी संज्ञा नहीं हुई है, ऐसे समर्थ सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ जब समास होगा तो बच्चों में क्या कहलाएगा, केवल समास, अर्थात इसमें कोई विशेष नियम नहीं है। जो अव्ययभाव समास से लेकर के यहाँ द्वंद्व तक जो बच्चों नहीं आए हैं, जिनकी ये संज्ञाएं नहीं हुई हैं, वो सभी कहाँ माने जाते हैं, केवल समास में। अब देखिए आगे
अव्ययभाव जो समास है बच्चों, इसमें इसमें क्या है, अब देखिए केवल समास के लिए देखिए आप ये आप सोच रहे होंगे कि यहाँ से देखिए अव्ययभाव आरंभ हो गया 2-1-5 से, 2-1-3 से क्या समास शुरू हो रहा है, 2-1-5 से अव्ययभाव हो गया। इसके बीच में बच्चों सूत्र आता है 2, यहाँ देखिए इसमें जो सूत्र आ रहा है वो है 2-1-4, यहाँ लिख देते हैं 2-1 और 4, अर्थात दूसरे अध्याय के पहले पाठ का चौथा जो सूत्र है बच्चों, वो क्या है, वह सूत्र है जो केवल समास के लिए जो है बीच में आया है। तो बच्चों अब हम इसमें देखते हैं अव्ययभाव समास किसे कहते हैं। इसमें क्या है बच्चों, पूर्व पदार्थ प्रधानता होती है, पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता हो जिसमें, वह क्या होता है बच्चों, अव्ययभाव समास। पूर्व पद के अर्थ की बच्चों जिसमें होती है, पूर्व पदार्थ जो प्रधान होता है वह कौन सा समास है, अव्ययभाव। और यह क्या है बच्चों, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त, यहाँ लिख देती हूँ मैं इसमें, विशेष प्रकार की किसी भी संज्ञा से जो मुक्त होता है, विनिर्मुक्त, अर्थात जिनके अव्ययभाव या तत्पुरुष बहुब्रीहि द्वंद्व इत्यादि कोई भी संज्ञा नहीं होती, उनसे मुक्त होते हुए क्या है, केवल समास है। अब देखिए यहाँ पूर्व पदार्थ प्रधानता, अब पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता होती है। जैसे अब देखिए अव्ययभाव समास का आप कोई भी उदाहरण ले लीजिए बच्चों, उसमें उसमें क्या होता है, पूर्व पद की प्रधानता है। पूर्व पद आप करते हैं कई, इसमें बच्चे कहते हैं कि इसमें तो पूर्व पद प्रधान है, अवयव दिया हुआ है, इसमें क्या अव्ययभाव समास है, अव्ययभाव समास आ गया। जैसे कि देखिए आप करते हैं इसमें, अब आप इसमें आप पद ले लीजिए, जैसे उपकृष्टम आ गया, आप इसमें क्या कहते हैं, इसमें तो उप आ गया, आगे अव्यव लगा हुआ है तो आप क्या करते हैं, अव्ययभाव है। लेकिन बच्चों पूर्व पद की नहीं होती, पद के अर्थ की प्रधानता जिसमें होती है वह क्या है, अव्ययभाव समास है। अब जान गए आप यहाँ, इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया था पूर्व पद और उत्तर पद क्या है। अब देखिए इससे आगे जो तत्पुरुष समास जो आएगा बच्चों, उसमें क्या है, उत्तर पद की प्रधानता होती है, उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता। कहाँ लिखे इसको, यही लिख देती हूँ मैं। इसमें क्या है बच्चों, उत्तर पदार्थ प्रधानता होती है इसमें, उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता जिसमें हो। जैसे राज्ञ पुरुष है, राजा का पुरुष, राजा की अपेक्षा किसकी प्रधानता है, पुरुष की। तो जो उत्तर पद के अर्थ की जहां प्रधानता होती है बच्चों, वहां पर क्या तत्पुरुष समास होता है। इसी प्रकार से आप देखिए जो बहुव्रीहि जो समास है बच्चों, इसमें क्या होता है, इसमें ना पूर्व पद प्रधान होता है ना उत्तर पद, बल्कि कोई अन्य ही पद प्रधान होता है, तो वह क्या है बच्चों, बहुव्रीहि समास होता है। इसके अंदर बच्चों कौन सा आता है, देखिए इसे यही लिख देती हूँ, इसमें क्या है बच्चों, अन्य, अन्य पदार्थ, अर्थात अन्य पद के अर्थ की प्रधानता जिसमें, अन्य पदार्थ प्रधानता जिसमें होती है वह क्या है बच्चों, बहुव्रीहि है। अब देखिए द्वंद्व जो समास है, इसमें क्या होता है बच्चों, दोनों ही पद की प्रधानता होती है इसमें, तो इसलिए इसको जो उभय पदार्थ प्रधान भी कह देते हैं और सर्व पदार्थ प्रधान भी। देखिए मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ बेटा, इसमें जगह नहीं है ऊपर, तो यहाँ क्या है, जो द्वंद्व जो समास है बच्चों, उसमें क्या, उसको क्या कह देते हैं, उभय पदार्थ प्रधान कह देते हैं, या इसका जो दूसरा नाम है बच्चों, वो क्या कह दिया जाता है, सर्व पदार्थ प्रधान, सर्व पदार्थ प्रधान, प्रधान जो होता है जिसमें मुख्य होता है, वहां क्या होता है बच्चों, उसमें द्वंद्व समास होता है। अब देखिए यह इस तरह के जो है इसमें प्रश्न पूछ सकते हैं बच्चों कि उभय पदार्थ प्रधान किस समास का नाम है, द्वंद्व का, या सर्व पदार्थ प्रधान किसे कहते हैं, द्वंद्व को। या इसमें पूछ सकते हैं बच्चों कि अन्य पदार्थ की प्रधानता किसमें होती है, बहुव्रीहि की। उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता वाला कौन सा समास है, तत्पुरुष। और जो सभी प्रकार की संज्ञाओं से विमुक्त, कोई विशेष संज्ञा नहीं हो रही है जिसमें अव्ययभाव तत्पुरुष बहुव्रीहि द्वंद्व, द्वंद्व जो है ये विशेष संज्ञाएं नहीं हो रही, इन सबसे जो मुक्त है वह क्या है, केवल समास है। कौन सा हो गया बच्चों, इसमें केवल समास हो गया। अब आप इसमें देखिए, अब जो इसमें पद आ रहा है बच्चों, यहाँ तक हमने कर लिया इसको कि इसके अंदर जो है समास कितने होते हैं, 5 प्रकार के। अब इसमें जो एक चीज और है बच्चों, बार बार ये आ रहा है, प्रधान, पूर्व पद प्रधान है, पूर्व पद अर्थात पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता है, उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता है। तो ये जो प्रधान होता है बच्चों, यह क्या है, अब देखिए इसको और जान लेते हैं। प्रधान पद वही होता है जिसका क्रियापद के साथ सीधा संबंध होता है बच्चों। प्रधान जो पद है, क्या होता है, इसका क्रिया के साथ सीधा संबंध, सीधा क्या होता है बच्चों, संबंध, वही जो है क्या कहलाता है, प्रधान पद कहलाता है। सीधा संबंध हो या अन्वय हो, अर्थात वो जुड़ा हुआ हो सीधा क्रिया के साथ। कैसे, अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे देखिए आप उदाहरण से मैं आपको बताती हूँ, यहाँ है राज्ञ पुत्र वनम गच्छति। अब देखिए
वाक्य क्या, राज्ञ पुत्र वनम गच्छति। अब यहाँ देखिए, इसमें देखिए राज्ञ पुत्र वनम गच्छति, राजा का पुत्र वन जाता है। अब इस वाक्य में देखिए आप, ये जो क्रिया है, यहाँ जो ये क्रिया हो रही, क्रियापद क्या है? अब देखिए आप इसे देखिए, कहीं पर क्रिया भी कहा जाता है बच्चों इसको, और आप क्रियापद भी कह सकते हैं, एक ही बात है ये। ठीक है, क्रियापद। अब देखिए इसमें कह रहे हैं कि जो यहाँ क्रियापद है, या क्रिया क्या है, गच्छति है। अब इसके साथ सीधा जो संबंध हो रहा है, किसका हो रहा है बच्चों, पुत्र का, न कि राज्ञ का। राजा का पुत्र बन जाता है, जा कौन रहा है, वन, पुत्र। सीधा संबंध क्रिया के साथ किसका है, पुत्र का है, राज्ञ का नहीं है। अतः यहाँ पर जो पद प्रधान है वह कौन सा है, पुत्र। तो बच्चों यहाँ ये देखिए बार बार आ रहा है, प्रधान कौन सा होता है, तो क्या है, क्रियापद का, क्रियापद या क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो, अन्वय हो, वह क्या कहलाता है बच्चों, प्रधान पद कहलाता है। प्रधान पद कहलाता है बच्चों में। अब आप इसमें जानेंगे, क्योंकि ये देखिए पद बार बार आ रहे हैं, यहाँ भी प्रधान है बच्चों, और इससे पूर्व में देखिए आप, यहाँ पर भी इसमें देखिए ये प्रधानता, प्रधान, ये देखिए यही पद आ रहा है। तो बच्चों हमारे पाठ्यक्रम आज इसमें हम इतना हमने कर लिया। हमारे पाठ्यक्रम में बच्चों जो दो समास है, कौन कौन से, अव्ययभाव समास है, तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास के लिए जो कर्मधारय और द्विगु भी है साथ ही हैं, तो हम इन दो समास बच्चों हमारे जो अब थर्ड सेम के सिलेबस में है, इन्हें हम करेंगे। तो इससे अगले लेक्चर में अब हम आरंभ करेंगे बच्चों अव्ययभाव समास। आज के इस लेक्चर में हमने जाना कि समास किसे कहते हैं, और समास के अंदर जो है कौन कौन से जो है पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या है, या इसमें जो है उपसर्जन क्या होता है, विग्रह जो है वो कितने प्रकार का होता है, समास कितने प्रकार के हैं। यह सब हमने इसमें जाना है कि इसके अंदर हमने ये जान लिया कि समास कितने प्रकार के और उन्हें क्या कहा जाता है। संक्षेप में हमने बच्चों आज इतना इसमें जान लिया है। इसके बाद हम इससे अगले लेक्चर में अव्ययभाव समास आरंभ करेंगे बच्चों इसके बाद। तब तक के लिए बच्चों अस्तु, नमो नमः।